चलो बच्चों आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र में तोलने पर सबसे कम भार देता है? SeCl2, FeCl3, SeCl3, FeCl3, TiCl3 और BCl3। तो यहाँ पर जो है हमारे, यदि हम बात करें प्रश्न में जो हमसे पूछा गया है, जो प्रश्न की हमारी मुख्य अवधारणा है, उसमें हमसे कहा गया है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र में तोलने पर सबसे कम भार। तो यहाँ पर चुंबकीय जो है गुण के बारे में बताना है या भार के बारे में बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र से भार पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। फिर हम बताएंगे इनमें से जो है कौन से पदार्थ को जो है चुंबकीय क्षेत्र में तोड़ने पर उसका भार कम होगा या ज्यादा होगा, वो हमें पता होगा। सबसे पहले यदि हम बात करें चुंबकीय गुण के बारे में, तो यदि ये बातें हमें पता होनी चाहिए कि यदि, इसलिए हम लिख रहे हैं, जिन्हें नहीं पता उन्हें पता होनी चाहिए। यदि कोई पदार्थ क्या हो, अनुचुंबकीय होता है। क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है। यदि कोई पदार्थ क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है, तो उसे चुंबकीय क्षेत्र में तोलने पर उसका जो भार है, उसका भार प्रति चुंबकीय पदार्थ से क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, यानी अनुचुंबकीय यदि है तो अनुचुंबकीय का जो भार है वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा? अधिक होता है। यानी प्रति चुंबकीय का जो भार है वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? कम होता है। तो अब हमें हमारी बात क्लियर होगी, कंसेप्ट हमारा यहाँ क्लियर हो गया है कि इनमें से जो अनुचुंबकीय होगा, इनमें से जो भी क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा, तो उसमें क्या होगा? भार सबसे अधिक होगा, और जो प्रति चुंबकीय होगा उसमें भार क्या होगा? सबसे कम होगा। ठीक है, अब ये पता लगाना है अनुचुंबकीय कौन सा है और प्रतिचुंबकीय कौन सा है। ठीक है, तो उससे पहले यदि हम प्रतिचुंबकीय के बारे में भी एक जो है हमारा कंसेप्ट है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, और उससे हमें याद रहेगा कि प्रतिचुंबकीय जो होता है, पता कैसे लगे कि अनुचुंबकीय कौन प्रतिचुंबकीय कौन, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि प्रतिचुंबकीय प्रतिचुंबकीय में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और इसका एक ट्रिक भी है, अनुचुंबकीय कौन होगा? अनुचुंबकीय कौन होगा? जिसमें क्या हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो अनुचुंबकीय होता है। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, या हो नहीं हो तो भी लिख सकते हैं। इसके आगे का कारण भी हम लिख लेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र में, क्योंकि जब हमने ऊपर लिखा है कि अनुचुंबकीय होगा, तो उसमें पदार्थ का जो भार होगा वो क्या होगा? अधिक होगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि प्रति चुंबकीय में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो चुंबकीय क्षेत्र में वह क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षित हो जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। प्रतिकर्षित हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा, जिससे क्या होगा? जिससे उसका भार कम होगा। तो हमें ये तो पता लग गया कि किसका भार अधिक होगा और किसका भार कम होगा। तो जो अनुचुंबकीय यानी जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसका भार तो अधिक होगा, और जो प्रतिचुंबकीय है जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो प्रतिकर्षित होने के कारण उसका भार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये बात हमने यहाँ पर अभी तक कंसेप्ट में सीख ली है। तो यहाँ पर हमें इससे क्या निष्कर्ष हमने निकाला कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी n का मान ज्यादा, उसका
भार चुंबकीय क्षेत्र में, उसका भार चुंबकीय क्षेत्र में ज्यादा। तो ये हमने यहाँ पे सीख लिया कि जिसका n का मान ज्यादा होगा उसका ही भार चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम हमारे प्रश्न पर वापस आते हैं। प्रश्न में हमें 4 जो है विकल्प दिए गए हैं, ACCl3, FeCl3, TiCl3 और BCl3। हम चारों को देखेंगे और चारों में क्या क्या पता लगाएंगे, n का मान यहाँ पर हम पता लगाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर Sc का जो परमाणु क्रमांक होता है हमारे स्कैंडियम का 21 होता है, ठीक है। तो इसका विन्यास यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पर जो है 3D14s2 यहाँ पर हमारा निकलने वाला है, क्योंकि इसके पहले 1s2 2s2 2p6 3s 2s 1s2 2s2 2p6 और फिर यहाँ पे जो है हमारा 3pb पूरा 6 भरा हुआ, 3d4s जो है हमारा उसके दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हैं और d का इलेक्ट्रॉन हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा हुआ है। परंतु प्रश्न में देखेंगे SeCl3 यानी Sc के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन संख्या +3 है। तो इसका मतलब इसने यहाँ पर क्या कर रखे हैं, 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग रखा है, यानी कि ये Sc 21 था, यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे 3, तो इसमें से क्या हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे हमारे कम हो जाएंगे। तो अब इसका नया विन्यास क्या हो जाएगा 3D4s। तो सबसे पहले S में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 0, तथा 3 जाने तो 2 ही गए, एक डी में शिफ्ट जाएगा, डी में तो है ही एक, वो भी क्या चला जाएगा, गायब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं बचा है, इसके पास कोई युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो n बराबर यहाँ पर क्या आ गया हमारा 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे n के ऊपर 0 आ गया। अब हम यदि बात करें हमारे दूसरा जो विकल्प दिया गया था FeCl3, तो Fe की यदि हम बात करें तो Fe का जो है परमाणु क्रमांक 26 के लिए 3D और 4s, S तो हमने पूरा भर दिया और D में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। Fe का यही विन्यास होता है, Fe का विन्यास हमें पता है, ठीक है। और इसका विन्यास हम निकाल भी सकते हैं, 1s2 2s2 करके भरेंगे तो 26 के लिए यहाँ पर हमारे पास विन्यास 3d6 4s2 ही आने वाला है। तो यहाँ पर तो हमें FeCl3 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे Fe+3 करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या करने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो 3d4s, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलेंगे, तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब 3d6 था, अब 6 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो 3 तभी होंगे, ये क्या हो गया 3d5, ठीक है। तो 3d5 को यदि हम देखें तो S में तो कुछ है ही नहीं, D को यदि हम देखें 3D को, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर सभी अयुग्मित थे, तो एक n का मान कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। तीसरा जो हमारा विकल्प दिया है TiCl3, तो TiCl3 की यदि हम बात करें Ti, तो Ti जो है हमारा वो होता है 23 इसका जो है हमारा 23 परमाणु क्रमांक होता है। तो 23 के लिए 21 के लिए हमने यहाँ पे 3D14s2 भरा था, तो यहाँ 3D कितना हो जाएगा, 3D हमारा 2 हो जाएगा, 4s हमारा 2 हो जाएगा, 22, ये 22 होता है Ti का, ठीक है। 23 तो V का होगा हमारे का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें Ti3+ की यदि हम बात करें तो यहाँ से हम 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो 3D4s, S से 2 गए, एक जाएगा D से, तो 3D क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो D में कितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4, तो यहाँ पर हमारे एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अंतिम विकल्प जो हमारा दिया गया है वो VCl3 दिया गया है, ठीक है। VCl3 की यदि हम बात करें VCl3, तो V जो है हमारा 23 क्रमांक होता है, तो यहाँ पे 3D4s, तो ये 22 है, 23 में यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें V+3 निकालना है, +3 मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो 3D4s, तो 2 तो S में से त्याग दिए और D में 3 थे उसमें से एक त्याग दिया, तो कितने बचे 2 बचे, 1 2 3 4, एक और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे, तो n का मान कितना आ गया यहाँ पर 2।
तो यहाँ पर सबसे देखो ऊपर पॉइंट क्या है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मान ज्यादा उसका भार सबसे ज्यादा, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मान सबसे कम उसका भार सबसे कम। तो यहाँ पर सबसे कम इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसके पास है, हमारे स्कैंडियम के पास है। स्कैंडियम के पास हमारे शून्य 0 इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित इसके पास उपस्थित है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सबसे कम भार ही पूछा गया है। सबसे कम भार हमारा किसमें होगा, विकल्प ए में होगा, क्योंकि स्कैंडियम के पास जो है एन का मान यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का मान क्या है, शून्य है। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ आएगा। धन्यवाद।